तो हम इतिहास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम इतिहास में क्या चैप्टर पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या है कि हम पहले पढ़ चुके थे बहुत कुछ बारे में। जैसे इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे क्या चीज? इटली के एकीकरण के बारे में पढ़े थे। इससे पहले वाले क्लास में हम क्या पढ़े थे? इटली के एकीकरण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि अब देखिए, इटली के एकीकरण के बारे में पढ़े तो थे, लेकिन इटली के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में। इटली के एकीकरण के प्रथम चरण में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेजनी ने क्या किया था कि इटली के एकीकरण करने के लिए 2 बार भाग लिया था, ठीक है ना। 2 बार कोशिश किए थे, लेकिन मेजनी जो है दोनों बार क्या रहे थे? असफल रहे थे, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं? इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण, इसमें क्या होती है, ठीक है ना। अब इटली के एकीकरण की जो प्रथम चरण था, कब से कब तक था? जिसे मैत्रेयी युग कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैत्रेयी युग में 1830 से लेकर 1828 तक के बीच की जो कहानी था, ठीक है ना, वो जो था इटली के एकीकरण का प्रथम चरण था। लेकिन अब जो इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण में क्या होगा कि इसमें आ जाएगा आपका 1848 के बाद। 1848 के बाद का जो चरण है, ये इटली के एकीकरण का क्या है? द्वितीय चरण है, जिसमें आज हम देखना चाहते हैं। देखते हैं कहा है कि इटली के एकीकरण क्या है? द्वितीय चरण। इसमें कहा कि 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास प्रस्तुत असफल ही रहे। क्या कह रहा है कि 1848 तक आपने जो इन लोगों ने जो इटली के एकीकरण का प्रयास किया था, वो इटली के एकीकरण का प्रयास क्या रहा था? असफल रहा था। 1848 तक में ज्यादा कहा जाए तो 1830 से लेकर के 1848 तक 18 सालों तक जो इटली के एकीकरण का प्रयास चलता रहा, वो प्रयास का रहा, जिसमें प्रथम चरण था, मतलब इटली के एकीकरण का प्रथम चरण था 1830 से 48 तक की कार्यकाल में, ठीक है ना। वो क्या रहा? असफल रहा। वो क्या रहा? असफल रहा। परंतु क्या कह रहा है? परंतु धीरे धीरे इटली में इस आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी। क्या कर रहा था? परंतु इस आंदोलन का मतलब इटली का एकीकरण के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के कारण लोगों में, मतलब जन जागरूकता का मतलब होता है लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी, ठीक है ना। और राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है ना, तीव्र हो रही थी। जागरूकता में लोग जागरूक हो रहे थे अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है, आंदोलन करने के लिए। और राष्ट्रीयता की भावना जग रही थी या तीव्र हो रही थी। कहने का मतलब है इनमें जो राष्ट्र के लिए जो प्रेम होता है, राष्ट्र के लिए जो प्रेम की जो भावना होता है, वो क्या एकदम तीव्र हो रहा था, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है ना। और लोग जो है अपने राष्ट्र के एकीकरण करने के लिए, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे। आंदोलन क्या हो रहा था? और विकराल होते जा रहा था, ठीक है। इटली में सार्डिनिया पीरमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। कह रहा है कि इटली में सार्डिनिया पीरमाउंट का नया शासक, जो सार्डिनिया पीरमाउंट था, उसका नया शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल बना। कौन बना आपका? विक्टर इमैनुअल बना, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। जो क्या चीज था? एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था, राष्ट्र के लिए विचार रखने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना। और उसके प्रयास से ही इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। और उसने क्या किया? वो जो राजा आया विक्टर इमैनुअल, ठीक है, उसने क्या किया? इटली के एकीकरण का, देखिए राष्ट्रवादी है, लीडर है, राष्ट्रवादी राजा है, तो ये क्या करेगा? राष्ट्रवादी कौन होता है? वही ना होता है जो अपने राष्ट्र की आजादी के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ता है, ठीक है ना, अपनी राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने की कोशिश करता है, वही तो राष्ट्रवादी होता है। तो विक्टर इमैनुअल एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने क्या किया? इटली के एकीकरण के कार्य को जारी रखा। उन्होंने क्या किया? इटली के एकीकरण के कार्य को जारी रखा और अपनी नीतियों, उनकी अपनी नीति थी, उनकी अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए काउंट काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जो विक्टर इमैनुअल जो थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या कहा कि अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, मतलब कार्य में लाने के लिए, अब नीति बनाया से नहीं होता है, उसको नीति को लागू करना पड़ता है, उसको क्रियान्वित करना पड़ता है, कार्य में लाया जाता है। तो उन्होंने, विक्टर इमैनुअल ने अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए काउंट काबुल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और काउंट काबुल भी क्या थे? एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे विचार के व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है काउंट काबू। अब हमें क्या पढ़ना है? काउंट काबू जो कौन थे? विक्टर इमैनुअल ने इन्हें क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री। तो इनको कह सकते हैं काउंट काबू कौन थे? विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। कह रहा है काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था। काउंट काबुल क्या चीज था? एक सफल कूटनीतिक, मतलब बहुत ज्यादा कूटनीतिक था, ठीक है ना, और राष्ट्रवादी था, राष्ट्र के हित के लिए विचार रखने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना।
कूटनीति मतलब क्या होता है कि उनकी नीतियां बहुत मतलब बहुत तेज दिमाग का। कूटनीति किसको कहते हैं? जैसे भारत में चाणक्य को कूटनीति कहा जाता है, वो युद्ध के क्षेत्र में कूटनीति में रणनीति तैयार करने वाला। कूटनीति किसको कहेंगे? जो रणनीति, युद्ध का रणनीति तैयार करने वाला, किसी काल का रणनीति तैयार करने वाला, किसी क्रांति लोक आंदोलन का रणनीति तैयार करने वाला क्या कहेंगे? कूटनीति कहेंगे, ठीक है ना। और राष्ट्रवादी तो समझ रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि वो इटली की क्या कर रहा है, वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था, ठीक है ना। कौन? काउंट काबू जो थे, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानते थे? तो ऑस्ट्रेलिया को मानते थे। और जायज बात भी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, ठीक है ना। तो काउंट काबू जो थे, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानते थे? ऑस्ट्रेलिया को मानते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो था इटली पर कब्जा किए हुए था। ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इटली का एकीकरण हो जाता था, ऑस्ट्रेलिया का इटली पर आधिपत्य खत्म हो जाता। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, ना ही हमारा आधिपत्य खत्म हो। अतएव उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अतएव उसने क्या किया, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने, किसने? काउंट काबूल ने। काउंट काबूल ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए किससे हाथ मिला लिया? तो फ्रांस से दोस्ती के हाथ मिला लिया। फ्रांस के साथ क्या किया? दोस्ती का हाथ मिला लिया। और 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया, ठीक है। मैं सम्मिलित होने की क्या किया? घोषणा कर दिया। अब आपको किसी से क्या है? साथ चाहिए। आपको किसी का साथ चाहिए तो आपको भी तो उसको मदद करना पड़ेगा। तो काउंट काबूल क्या चाहिए था? इटली की एकीकरण करने के लिए फ्रांस के साथ चाहिए था, और ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस का साथ चाहिए था। तो काउंट काबूल ने कहा किया कि जो आपको फ्रांस का जो एक युद्ध लड़ रहा था जिसका नाम था क्रीमिया के युद्ध, 1853-54 में हो रहा था। तो काउंट काबूल क्या किया कि इस क्रीमिया के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया, जबकि फ्रांस इसे कहा भी नहीं था, ठीक है ना। खुद से घोषणा कर दिया कि हम इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। किसके तरफ से? फ्रांस की तरफ से। मतलब हम फ्रांस का साथ देना चाहते हैं इस युद्ध में। तो फ्रांस का आज साथ देगा तो कल फ्रांस इसको साथ देगा, ठीक है। तो फ्रांस कल इसको साथ दे, इसीलिए क्या किया कि काउंट काबूल ने बिना फ्रांस के कहे ही इस क्रीमिया युद्ध में फ्रांस को साथ देने का घोषणा कर दिया, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी पर आग्रह भी नहीं किया। देखिए लिख ही रहा है, जबकि इसके लिए फ्रांस ने काउंट काबूल से किसी पर आग्रह भी नहीं किया था कि आप हमारा मदद कीजिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहा था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूल को प्राप्त हुआ। इसका प्रत्यक्ष लाभ किसको प्राप्त हुआ? मैं काबूल, जो फ्रांस का साथ दिया क्रीमिया युद्ध में, उसका प्रत्यक्ष लाभ किसको प्राप्त हुआ? तो काबूल को, मतलब काउंट काबूल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। कह रहा है कि जब क्रीमिया के शांत हो गया तो उसके शांति समझौता में कहा हो गया कि फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया, ठीक है ना। और और क्या करा, इससे काबूल की महत्ता बढ़ गई। इससे क्या हो गया? काबूल की जो महत्ता क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है ना। और क्या हो गया? इसमें सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इसी सम्मेलन में, मतलब यही पेरिस शांति सम्मेलन में कहा किया कि काबूल ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के जो हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकार था, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब काउंट काबूल ने कहा कि आपकी जो ऑस्ट्रेलिया के जो इटली में कब्जा है वो क्या गैर कानूनी है, कानूनी कब्जा नहीं है, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान जो है इटली की ओर चला गया। जिसके कारण क्या हो गया कि संपूर्ण यूरोप का ध्यान था, संपूर्ण यूरोप के जो देशों का ध्यान था किसकी तरफ चला गया? इटली के तरफ चला गया। इस प्रकार इटली की समस्या काबूल ने कूटनीति के बल पे पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। और इस प्रकार कहा किया कि जो समस्या सिर्फ इटली का था, क्या समस्या था कि इटली का समस्या ये था कि इटली को स्वतंत्र होना था, इटली का एकीकरण करना था, और एकीकरण करने में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑस्ट्रेलिया जो बाधा था इटली के एकीकरण में, वो समस्या पहले सिर्फ इटली का था। उस समस्या को आपका काबूल ने क्या किया? पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। उस समस्या को पूरे यूरोप की समस्या कैसे बना दिया? उस संधि में भाग लेकर के, पेरिस की संधि में भाग लेकर के, और ऑस्ट्रेलिया के इटली पर आधिपत्य को गैर कानूनी घोषित करके, ठीक है ना। अब गैर कानूनी घोषित, तो गैर कानूनी काम करने पर क्या हो जाएगा? सभी लोग विरोध करेगा। तो पूरा यूरोप जो क्या करने लगा? आपका ऑस्ट्रेलिया का विरोध करने लगा। ऑस्ट्रेलिया को कहा कि आप जो है क्या कर रहे हैं, इटली पर गैर कानूनी तरीके से क्या है कब्जा किए हुए, उसको आजाद कीजिए, ठीक है ना। तो आपका काउंट काबूल ने क्या किया था? पेरिस की संधि में से इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया, ठीक है ना।
कह रहा है काबुल ने नेपोलियन थ्री से भी एक संधि की, ठीक है ना। काबुल ने क्या किया, नेपोलियन थ्री जो था उससे भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। क्या कह रहा है कि काबुल ने नेपोलियन थ्री के साथ भी क्या किया, एक संधि किया, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने की घोषणा किया, ठीक है ना। और जिसके तहत क्या किया गया, फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसको, पिडमाउंट को क्या किया, सैन्य समर्थन दिया, मैं सैन्य सहायता दिया। बदले में नीस और सेवाय नामक दो रियासतें काबुल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। अब फ्रांस ने क्या किया, काबुल की मदद किया, मतलब आपका पिडमाउंट की मदद किया। तो पिडमाउंट यानी काबुल ने क्या किया, नीस और सेवाय नामक दो जो रियासत था वो इनाम में किसको दे दिया, फ्रांस को दे दिया। किसने, काबुल ने, ठीक है ना। और फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया, और फ्रांस ने क्या किया, काबुल को यह भी आश्वासन दिया, मतलब वादा किया कि यदि उत्तर या मध्य इटली के रियासत में जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा, ठीक है ना। ये भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से अगर मिलना चाहेगा तो क्या करेगा, फ्रांस उसका विरोध नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब जो इटली का जो और भी भाग था, उत्तर और मध्य इटली का जो भाग था, ठीक है ना, जो क्या चाहेगा, अगर आपका पिडमाउंट के साथ क्या मिलना चाहेगा तो क्या करेगा, वो भी इसका विरोध नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रांस ने क्या आश्वासन दे दिया आपको, इसको पिडमाउंट को, कि अगर क्या है कि इटली का उत्तरी इटली या मध्य इटली, ठीक है ना, अगर पिडमाउंट के साथ क्या है सहमत होना चाहेगा, उसमें शामिल होना चाहेगा, आपका पिडमाउंट के साम्राज्य में शामिल होना चाहेगा, तो फ्रांस उसका कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसा कौन कहा, फ्रांस ने कहा। इसके लिए काबुल को आलोचना भी की गई, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए काबुल की आलोचना भी की गई कि उसने नीस और सेवाय नामक प्रांत, उसने क्या कहा गया, उसे आलोचना क्यों किया गया कि उसने नीस और सेवाय नामक प्रांत को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है ना। आपका क्या है कि काउंट काबुल की क्यों आलोचना की गई, कि काउंट काबुल को यह कहकर आलोचना किया गया कि काउंट काबुल ने क्या किया है कि सेवाय और नीस को जो फ्रांस को दिया था, क्योंकि फ्रांस ने क्या किया था कि इटली की मदद करने की बात कही थी, तो मदद करने के बदले सेवाय और नीस जो फ्रांस को दे दिया, ठीक है, उसके लिए वहां के लोगों ने क्या किया, काउंट काबुल की आलोचना की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये राष्ट्र की अस्मिता के क्या हनन किया गया है, ठीक है ना, ठीक है। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली का एक राष्ट्र के रूप में क्या हुआ, उभरना भी नहीं था, ठीक है ना। कह रहा है कि तब तक एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि दो प्रांत खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। यह बात, एक बात और भी था कि अगर दो प्रांत खोकर हम पूरा इटली का एकीकरण कर देते हैं, अगर दो प्रांत खोकर हम पूरा इटली का एकीकरण कर देते हैं, मतलब दो प्रांत को अगर किसी को दान में देकर पूरा इटली अगर हमारा हो जाता है, उत्तरी मध्य इटली और जो कुछ दक्षिणी इटली का भाग हो गया, तो वही अच्छा ही बात है, ठीक है ना, कि दो प्रांत खोकर हम पूरे इटली को अपने कब्जे में या फिर अपना एकीकरण करके अपना एक राष्ट्र बना देते हैं, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट था कि एक मतलब थोड़ा सा आलोचना किया गया था कि नीस और सेवाय को काउंट काबुल ने दान में दे दिया आपको फ्रांस को, लेकिन एक और भी बात था कि इसको दान में देने पर फ्रांस राजी हो गया, किसको, काबुल की मदद करने के लिए, मतलब इटली की मदद करने के लिए, कि हम आपको एकीकरण में आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। और जिसके परिणाम क्या होगा, आगे इसकी फायदा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि क्योंकि अब क्या करा कि यहाँ बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी की मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल के देश में संभव नहीं था। अब काबुल का भी कोई मजबूरी रहा होगा, क्योंकि काबुल समझ रहे थे कि हमें एक शक्तिशाली देश चाहिए जो हमारी मदद करे एकीकरण करने में, और शक्तिशाली देश कौन था, फ्रांस था। तो फ्रांस की मदद के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था, इसीलिए काबुल ने क्या किया था, नीस और सेवाय को फ्रांस को सौंप करके उसने क्या किया कि फ्रांस का मदद ले लिया, ठीक है। किसने, काबुल ने, किसके खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं।
कह रहा है कि इटली के कह रहा है कि इसी बीच 1859 में ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण जो युद्ध आरंभ हो गया। कह रहा है कि इसी बीच 1859 में ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट की सीमा, ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया कौन था, तो विपक्षी था ही, पिडमाउंट भी था, ठीक है ना। तो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद हो गया, मैं सीमा को लेकर क्या झगड़े उत्पन्न हो गए। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि युद्ध में इटली के समर्थन में, इटली जो पहले वादा किया था इटली को, ठीक है ना, कि हम ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष में, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हम इटली का मदद करेंगे, तो युद्ध में इटली के समर्थन में किसने, फ्रांस ने अपना वादा निभाया, ठीक है ना, और अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की सेना बुरी तरह से पराजित हो गया। जिसके कारण क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया की सेना बुरी तरह से पराजित हो गया, क्योंकि फ्रांस ने इटली का क्या किया, अपने वादे के अनुसार साथ दिया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो एक बड़ा राज्य था लोम्बार्डी, ठीक है, जिस पर किसका कब्जा हो गया, आपका पिडमाउंट का कब्जा हो गया, ठीक है ना। एक तरफ तो लड़ाई की लंबी होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ क्या था, नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से क्या घबराने लगा था, ठीक है ना। क्या हो रहा था कि एक तरफ क्या था कि आपका कि एक तरफ है लड़ाई लंबी होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ नेपोलियन जो था इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। नेपोलियन क्या था कि इटली में जो राष्ट्रवाद की जो भावना जो जग रहा था, वो क्या हो रहा था, उससे नेपोलियन घबरा रहा था। क्योंकि देखिए, अगर राष्ट्रवाद आएगा तो सिर्फ एक राजा के लिए थोड़ी ना आएगा, जनता के खिलाफ, ठीक है ना, मैं जनता में वो जो राष्ट्रवाद की भावना जब जनता में जग जाएगा तो किसी भी राजा को शासन को खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो नेपोलियन भी क्या था, एक राजा जैसा ही शासन था। तो वो क्या था कि उसको लगा कि अगर राजा आज ये इस राजा का विरोध कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कल हमारा विरोध करेगा, हम भी तो एक राजा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद से घबराने लगा था कौन, नेपोलियन। क्योंकि उत्तरी और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि उत्तरी और मध्य इटली के जनता क्या चीज थे कि काबुल के समर्थन में, काबुल के साथ क्या चीज है, काबुल का अपना नेता बांध, काउंट काबुल का अपना नेता बांधकर बड़े क्या जनसंख्या में क्या चीज थे, एकीकरण के लिए आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। नेपोलियन का था इस आंदोलन की सामना करने के लिए तैयार नहीं था, इन लोगों के सामना इनसे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है ना। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद, ठीक है, तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। अतः क्या किया, नेपोलियन क्या था, सामना करने में असमर्थ था इस आंदोलन का, ठीक है। तो उसने कहा किया कि वेनेशिया पे विजय प्राप्त कर लिया था नेपोलियन, लेकिन क्या किया, अपनी सेना फिर वापस बुला ली, ठीक है ना, युद्ध से हटने के लिए। और क्या किया, अब वापस बुला करके युद्ध से हटने अब क्या कर रहा है यहाँ पर, और क्या कर रहा है, युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थ्री ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया तथा पिडमाउंट के बीच में मध्यस्थता करने की बात को स्वीकार किया, ठीक है ना। और क्या हुआ कि नेपोलियन क्या होगा कि युद्ध से हट गया और उसने कहा किया कि पिडमाउंट क्या करा, ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात को स्वीकार किया, ठीक है। मतलब नेपोलियन थ्री भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता होनी चाहिए, ठीक है, इसको स्वीकार किया। इस तरह से संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार, वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली से क्या है, इटली सामने आया, ठीक है। अंततः क्या है, अंततः मतलब क्या है कि फलस्वरूप एक बड़े राज्य के रूप में इटली क्या सामने आया, मतलब इटली का एकीकरण किया गया। परंतु काबुल का ध्यान मध्य और उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। मतलब दक्षिणी इटली वाला तो काम हो गया, लेकिन काबुल का मेन उद्देश्य क्या था, उत्तरी इटली और मध्य इटली पर था, ठीक है ना। काबुल का मेन ध्यान कहाँ था, उत्तरी इटली पे था और मध्य इटली के एकीकरण करने पर था। अतः उसने नेपोलियन को उसने क्या किया, नेपोलियन को सेवाएं पर देश देने का लोभ देकर, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने इटली के राज्यों को पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया।
अतः उसने किसने अतः परंतु काउंट का बुध का ध्यान मध्य मतलब क्या करा, काउंट का बुध का ध्यान मध्य और उत्तरी जो इटली के क्या था एकीकरण करने पर था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ दिया। ठीक है, नेपोलियन क्या किया, सेवाय प्रदेश देने का लोभ दिया देकर ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट युद्ध में जो है ना फ्रांस के निष्क्रिय रहने, ठीक है ना, तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट के विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन दिया। ठीक है ना, मतलब क्या किया, कहा गया यहाँ पर, तो हम तो यहाँ पहले भी जाने ही हैं कि यहाँ पर जो आपका नेपोलियन को यानी फ्रांस को क्या कि सेवाय प्रदेश देने का लोभ दिया था। ठीक है ना, तो नेपोलियन को सेवाय प्रदेश का लोभ देकर कहा किसने, इटली आपका क्या कहा, काबुल ने, कि आप क्या करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट का जो युद्ध है इसमें क्या निष्क्रिय रहेंगे और इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करेंगे। इटली के राज्यों का और भी राज्य है उसके पिडमाउंट के विलय में विरोध नहीं करेंगे। और जैसा कि फ्रांस ने भी, जैसा कि नेपोलियन ने भी किया कि इस वादे पर उतरा था। ठीक है, बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। बदले में नेपोलियन ने एक शर्त रखा था कि हाँ ठीक है, हम जो है ना युद्ध में क्या है कि निष्क्रिय रहेंगे। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, अगर इटली के बाकी राज्यों को पिटवाने में मिलाएंगे उसका भी क्या विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जिस राज्यों को आप इटली में मिलाना चाहते हैं, ठीक है ना, उस राज्य में जनमत संग्रह होना चाहिए, जनता का इच्छा होना चाहिए कि जनता आपके साथ मिलना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है ना, जनता मिलना चाहेंगे तो मिला लीजिए। ठीक है, इसने ऐसा शर्त को किसने रखा, नेपोलियन ने रखा। चूंकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, ठीक है, इसलिए काबुल ने कूटनीतिक परिचय देते हुए स्वीकार कर लिया। इसलिए अब तो काबुल को मालूम था कि हमारी जनता तो हमारे साथ देगी ही, ठीक, हमारे साथ साथ हो गई। तो नेपोलियन का जो शर्त था उस शर्त को काबुल ने क्या मान लिया। 1860-61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों क्या करा, 1860-61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़ दिया, इटली की जो राजधानी रोम था, रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों, ठीक है ना, जैसे परमा, ठीक है ना, मोडेना, टस्कनी, ठीक है, फबारा, बेलाजोना आदि को मिला लिया, आदि को अपने मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर उसे पुष्टि भी कर दी। करने का मतलब इटली ने कहा कि अपने मिला लिया तथा उसको किस पर मिलाया, तो जनमत संग्रह के आधार मिलाया, जनमत संग्रह के आधार पर सिद्ध भी कर दिया कि यहाँ के जो जनता है हम में मिलना चाहते हैं, मतलब कि पिडमाउंट के जो शासक थे पिडमाउंट क्षेत्र में मिलना चाहते हैं। ठीक है ना, अब फ्रांस का भी जो वादा रह गया, आपका इसका भी वादा रह गया। अब क्या, ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। ठीक है, अब क्या करा, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा पाया। ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन दे दिया, मतलब कि फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा जो पिडमाउंट मतलब इटली को जो समर्थन दे दिया गया था उसमें क्या ऑस्ट्रेलिया कोई बाधा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष में जो फ्रांस और इंग्लैंड ने क्या किया था कि इटली का समर्थन किया था। ठीक है ना, क्या किया था कि फ्रांस और इंग्लैंड ने जो पिडमाउंट यानी इटली को जो समर्थन किया था उससे ऑस्ट्रेलिया भी क्या हो गया था, भय में आ गया था, मैं डर गया था। ठीक है ना, और कोई कदम नहीं उठाया, ऑस्ट्रेलिया ने कोई कदम नहीं उठाया। ठीक है ना, फ्रांस और इंग्लैंड के डर से। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जर्मनी एकीकरण की समस्या से भी क्या जूझ रहा था। ठीक है, दूसरी तरफ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया जर्मनी की दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के एकीकरण की समस्या से क्या हो रहा था, जूझ रहा था। अब क्या था कि ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ इटली में लड़ना पड़ रहा था और दूसरी तरफ कहाँ आपका जर्मनी में लड़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था यहाँ पर कि आपका ऑस्ट्रेलिया को दोनों तरफ जूझना पड़ रहा था, एक तरफ जर्मनी में भी दूसरी तरफ इटली में जूझना पड़ रहा था। इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार 1862 तक दक्षिण इटली रोम, ठीक है, तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासत का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल के सर को शासक बना लिया। अतः क्या हो गया, 1962 तक आते आते इटली के रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर, मतलब इटली के रोम जो राजधानी था उसका, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सभी क्षेत्रों को जो है आपका क्या इटली में मिला दिया गया।
और इटली के किस शासक के अंदर मिला दिया गया? तो विक्टर इमैनुअल जो था वो शासक था पिडमॉन्ट का, उसका क्या उसमें क्या मिला दिया गया, और मतलब वही मिला दिया गया और शामिल हो गया, और क्या इटली का उस क्षेत्र का क्या हो एकीकरण हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब 1862 आते आते क्या हो गया कि इटली या रोम, इटली के रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र जो है इटली के क्या हो गए, आपको विक्टर इमैनुअल जो शासक था उसके साथ क्या हो गया, शामिल हो गए। ठीक है ना, और जिसका प्रधानमंत्री काउंट काबूल था, जिनके कार्यों के कहने पर, जिनके मतलब कि कहने का मतलब इसमें इटली के जो एकीकरण में अब विक्टर इमैनुअल के साथ सभी राज्यों ने सहमत हुए शामिल होने के लिए। इसका मुख्य योगदान, इसमें मुख्य योगदान किनका था? आपका काउंट काबूल का ही था। इन्हें मुख्य योगदान किनका था? आपका काउंट काबूल का ही था। ठीक है ना, इटली के एकीकरण में जो है काउंट काबूल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना, इन्होंने फ्रांस को और इंग्लैंड को मैनेज किया। ठीक है ना, अपने से तरफ लिया। अब फ्रांस और इंग्लैंड को अपनी तरफ लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध में इनका समर्थन प्राप्त करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मतलब कि युद्ध किया, और युद्ध में क्या किया, जीत लिया। जीत कर क्या किया, पूरे जो क्षेत्र था जो ऑस्ट्रेलिया कब्जे में पहले था उस क्षेत्र को क्या किया, अपने क्षेत्र में मिला लिया, और इटली के एकीकरण के रास्ते में बहुत जो है सफलता प्राप्त किया। मतलब काउंट का वो क्या हुआ, इटली के एकीकरण की जो राह में क्या है, बहुत सफलता मिला। ठीक है ना, अब क्या है कि अगला है गैरिबाल्दी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है ना, गैरिबाल्दी की इटली के एकीकरण में क्या योगदान थी। अभी तो हम क्या पढ़े हैं, काउंट काबूल के बारे में पढ़े हैं कि काउंट काबूल की इटली के एकीकरण में क्या है, वो कितनी योगदान थी। तो हमने जाना कि काउंट काबूल की जो इटली एकीकरण में क्या है, बहुत अच्छी योगदान थी, बहुत बड़ी योगदान थी। ठीक है ना, अब हम आगे जाने क्या है अगले क्लास में कि गैरिबाल्दी की जो है इटली के एकीकरण में क्या योगदान थी। ठीक है, गैरिबाल्दी की जो है इटली के एकीकरण में क्या योगदान थी, वो हम अब अगले क्लास में मतलब समझेंगे।